चलिए, तो अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज। तो फोर्स ऑन चार्ज निकालेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन है अंदर की तरफ, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, जो कि v स्पीड से चल रहा है। तो मैंने क्या लिखा, चार्ज है क्यू, उसकी वेलोसिटी है v, मैग्नेटिक फील्ड है b। तो होगा क्या इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, F इज टू क्यू v क्रॉस b। ठीक है ना, F इज टू v क्यू v क्रॉस b, ऐसा एक फोर्स लगेगा। या हम कह सकते हैं F इज टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये एक फोर्स लगता है। ठीक है ना, ये किसकी वजह से लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है, एक मूविंग चार्ज पर। ठीक है ना, अगर इफ v इज जीरो देन फोर्स इज जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है उसकी, अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो फिर उस पर फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है ना, और वेलोसिटी अगर है तो फोर्स काम करेगा। चलिए, ये समझ में आया। अब बात करते हैं, पहले थोड़ा सा हम और भी चीजों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है ना, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है v और b का। अब देखिए, पार्टिकल जा रहा है इधर, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसके डायरेक्शन में अपने हाथ को ओपन करो, है ना, और फिंगर को क्लोज करो टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर। तो v इधर है और b अंदर की तरफ है, फिंगर को क्लोज किया तो फोर्स आया ऊपर की तरफ F। सही है, तो यहां पर हम लोग डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ F विल बी कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। तो हम लोग डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड रूल की हेल्प से हम लोग इजीली यहाँ पे डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है बस कि F इज टू क्यू वी बी, या हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। और जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, राइट हैंड रूल से आएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमने हाथ को एक्सपेंड करना है और फिंगर को रैप करना है टूवर्ड्स बी। तो जो ओपन थंब होगा वो हमें क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लेते हैं कि v इधर है और b इधर है। ठीक है ना, तो फोर्स किधर आएगा, v की डायरेक्शन में हाथ को खोलो और b की डायरेक्शन में बंद करो। ठीक है ना, तो फोर्स आएगा अंदर की तरफ। बेसिकली जिस भी डायरेक्शन में v और b है, उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कौन, फोर्स। ठीक, मान लेते हैं कि फोर्स डॉट है, मतलब बाहर की तरफ है, और वेलोसिटी इधर है। तो फोर्स किधर होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हाथ को रखेंगे और b की डायरेक्शन में हाथ को बंद करेंगे, तो फोर्स होगा ऊपर की तरफ, है ना। बट हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि राइट हैंड रूल काम करेगा किसके लिए, ये काम करता है फॉर पॉजिटिव चार्ज ओनली। किसके लिए काम करेगा, ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए ये चीज काम नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली पॉजिटिव चार्ज के लिए ही काम करता है। ठीक, नेगेटिव चार्ज होगा तो मान लीजिए प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो क्या करेंगे हम, जैसे डायरेक्शन आई ऊपर, चार्ज को सेम रहने दो, फोर्स डायरेक्शन ऊपर आ रही है तो उसको उल्टा कर लो, नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं कि आप उसमें लेफ्ट हैंड लगाने लग जाओगे, नहीं, राइट हैंड लगाओ। लेकिन क्या करोगे, जो डायरेक्शन फोर्स की आ रही उसका अपोजिट डायरेक्शन ले लो। ठीक है ना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो प्रोटॉन है, तो फोर्स ऊपर आया है, तो डायरेक्शन आप ऐसे ही निकालो। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन को बाद में उल्टा कर दो, नीचे की तरफ कर दो। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे हो जाएगा। ये करना है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या और कर सकते हैं, इसके अलावा हम कर सकते हैं साइन थीटा की बात करें। अगर थीटा 0 डिग्री है तो भी फोर्स 0 है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो भी फोर्स क्या है, 0 है।
अगर थीटा 90 डिग्री है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, देन तो फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा क्यू वी बी। कितना होगा? क्यू वी बी, ठीक है ना? तो फोर्स क्यू वी बी होगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? मान लो थीटा की कोई और वैल्यू है, लेट्स से 0 90 के अलावा थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, मतलब वेलोसिटी और बी में एंगल है 60, तब क्या होगा? तो फोर्स आ जाएगा यहाँ पे क्यू वी बी साइन 60। तो आंसर आ जाएगा √3/2 क्यू वी बी। इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब समझते हैं आगे की बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब समझिए कि अगर मैं कह रहा हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं, ठीक है ना? आपने लिख लिया होगा, हमें आधा बोर्ड यहां पे रिक्वायर्ड होगा। अब हमें एक केस लेते हैं, हम मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक? मान लो कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है अंदर की तरफ, और एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे क्यू वी स्पीड से, ठीक? जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, कौन? चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा? तो भाई जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा। मान लो चार्ज पार्टिकल यहां आया तो इस पर फोर्स लगेगा, इसकी वेलोसिटी इधर है, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अभी मैंने आपको समझाया है ना, राइट हैंड रूल से, है ना, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, ऊपर लगेगा फोर्स F, लग गया? तो अब आप समझिए, चार्ज जाना तो इधर चाहता है, उस पर फोर्स इधर है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा बीच में। तो चार्ज पार्टिकल बेसिकली यहां से यहां आने की बजाय वो इधर आ जाएगा, सही? अब इस जगह पे देखेंगे तो वेलोसिटी उसकी इधर होगी v, और फोर्स होगा इधर F। तो पार्टिकल अब यहां जाने की बजाय यहां आ जाएगा, और इस तरह से पार्टिकल क्या करेगा? इस पर हमेशा फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, वेलोसिटी उसकी टेंजेंशियल रहेगी, और ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा। क्या कंप्लीट करेगा? एक सर्कल कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, ओके, इफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब कि हमारा जो v है ये b के परपेंडिकुलर है, v इज परपेंडिकुलर टू b, सो द चार्ज विल एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन। तो कहने का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहेगा, और गोल 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 इस तरह से वो घूमता रहेगा। कौन? चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? अब होगा क्या? इसके गोल गोल घूमने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन क्या होगा? चेंज। बट क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है, फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है इस तरह के मोशन में, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। और डायरेक्शन देखिए हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, इधर 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 इधर, इस तरह से डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, वो एज इट इज ही रहता है। ठीक है? तो मान लीजिए अगर चार्ज पार्टिकल 20 किलोमीटर पर आवर से या 20 मीटर पर सेकंड से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, या मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, चल रहा है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ऑल्दो उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होती जाएगी, वो सर्कल में इस तरह से घूमता रहेगा, लेकिन उसका
मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज पर केजी मास जो है, चार्ज पर केजी कितना है, ये है 0.2, मतलब क्यू बाई एम की वैल्यू है बेसिकली ये 0.2 कूलम पर केजी, है ना। और हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ, वेलोसिटी और बी भी दिया हुआ है। ठीक, अब हमें ये पता है एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स होता है क्यू v क्रॉस बी अपॉन मास। अच्छा, q अपॉन मास तो गिवन है हमें क्वेश्चन में, है ना। q अपॉन मास तो ये है अपने पास 0.2, तो मैं इसको लिख देता हूं 0.2। अब हमें कैलकुलेट करना है v क्रॉस b, तो v है हमारे पास 2i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस b है 5i कैप प्लस का 2j कैप। तो अब इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का। तो इसको 0.2 को तो बाहर लिख देता हूं। सबसे पहले देखो i क्रॉस आई होता है 0, आई क्रॉस जे होता है k, तो 2 2 जार 4 k कैप, फिर प्लस जे क्रॉस आई होता है माइनस का k, जे क्रॉस आई माइनस का k, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, आई जे के। तो जे क्रॉस आई आएगा तो माइनस का के, और ये माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 15 के कैप, और जे को जे से करेंगे तो अगेन 0, तो कितना हो जाएगा 15 और 4 19, 19 दूनी 38, तो 3.8 के कैप। ये एक्सेलरेशन आ गया 3.8 के कैप, ये आ गया एक्सेलरेशन हमारे पास। ठीक, इसकी बात करें, यहां पे क्या कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च किया, है ना, थ्रो किया है इस मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका एक्सेलरेशन इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, आप एक्स की वैल्यू बताओ। अब हमें ये पता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो इन बी व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूव, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स B is always perpendicular to F, B और F परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि B परपेंडिकुलर होता है एरिया एक्सेलरेशन के। अब B एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है तो मैं लिख सकता हूं B डॉट ए बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा दोनों का 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस 2j कैप बराबर 0, तो 3 i डॉट आई 1, तो हो जाएगा 3x प्लस i डॉट जे 0 और j डॉट जे हो जाएगा 1, यानी कि 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8 अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ गई माइनस 8/3। दैट्स इट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। क्या कह रहा है, एक चार्ज है Q 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, तो 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, विद वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 विद एक्स एक्सिस, मतलब इस तरह से जा रहा है B, ठीक है ना, 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री एंगल विद इन एक्स वाई प्लेन, एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F1, तो F आ जाएगा 5√2 मिली न्यूटन F1, और V कितना है, V है 6 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 6 इंटू कॉस 45, यानी कि हाँ कॉस 45, और ये हो जाएगा 6 साइन 45। ठीक, आगे देखते हैं। अब कह रहा है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस में है, ठीक है ना। नाउ व्हेन सेम पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी इतना, मतलब सेकंड कोई केस होगा उसको भी देखते हैं,
उसमें वेलोसिटी है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बहुत हाई स्पीड है। अलोंग z एक्सिस, तो वेलोसिटी z एक्सिस में है, ये x ये y है ना, x y और ये z, वेलोसिटी z एक्सिस में है। देन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन y डायरेक्शन, तो फोर्स इधर है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी। अच्छा देखो, डायरेक्शन ऑफ बी तो मैं सीधे बता दूं आपको, अगर वेलोसिटी z में है, देखिए F इज इक्वल्स टू क्यू v क्रॉस बी, F इज इक्वल्स टू क्यू v क्रॉस बी। अब अगर ये है अपने पास y में और वेलोसिटी है z में, ये है y में, तो भाई इसको x में होना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बात करें तो आएगा अलोंग x एक्सिस, है ना, अलोंग x एक्सिस, क्योंकि वेलोसिटी b और f तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं, है ना। खास करके अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो तीसरा भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड की। तो सबसे पहले वेलोसिटी लिखता हूं, वेलोसिटी लिखूंगा, ये हो जाएगा 6√2 6/√2 आई कैप प्लस 6/√2 जे कैप। देखो 6/√2 ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा आई कैप, एक्स वाई प्लेन में है ना, ये 6 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री एक्स वाई प्लेन। तो अपने पास वेलोसिटी आ गई, फोर्स आ गया, चार्ज भी है, चार्ज है हमारे पास 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, तो 10⁻⁻6 v कितना है मेरे भाई, v है ये रहा 6√2 6√2 6/√2 आई कैप प्लस 6/√2 जे कैप क्रॉस v हो गया। F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, बी है अपने पास बी आई कैप, बी आई कैप, ये हो जाएगा फोर्स, फोर्स कितना है, फोर्स है यहाँ पे मिली न्यूटन, तो 5√2 इंटू 10⁻⁻3 और अलॉन्ग है माइनस का के कैप, ये के कैप लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, के कैप आएगा। थोड़ा सा मैसी हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। तो 5√2 10⁻³ माइनस का के कैप 10⁻⁶, ये v आ गया और ये b आ गया। पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं मैं, तो इसको लिखता हूं 5√2 10⁻³ माइनस के कैप इज इक्वल्स टू b इंटू 6/√2, तो 10⁻⁻6 तो एज इट इज रहेगा, b इंटू 6/√2, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, जे क्रॉस आई ये हो जाएगा माइनस का के, माइनस का के जे क्रॉस आई, और ये हो जाएगा 6/√2 6b/√2 माइनस का के कैप, माइनस का के कैप। तो फिर b की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे, माइनस के कैप माइनस के कैंसिल हो जाएगा, तो b कितना आ जाएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 5√2 10⁻³ अपॉन 10⁻⁶ माइनस का 6, √2 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 6, तो 5/6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये b आएगा, b आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10, 1/6 इंटू 10⁻⁴। ऐसे हम अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूँ, ये आ जाएगा टेस्ला में हमारे पास कंप्लीट आंसर, है ना। और सेकंड इसमें क्या पूछा है, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ F2। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ F2 निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं F2 लिखता हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा Q 10⁻⁻6 Q,
फिर v क्रॉस b, v कितना है 10⁶, ये कहाँ है विद वेलोसिटी अलोंग z, k कैप अलोंग z है, k कैप आ जाएगा। और v क्रॉस b, b कितना है, b है हमारे पास, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कितना ले सकता हूं 10/6 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा अपने पास 1.625 होगा 10⁻³ तो 1.6 इंटू 10⁻³ आई कैप। अच्छा k क्रॉस i होता है j, तो F2 आ जाएगा 10⁻⁻6 से 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1.6 इंटू 10⁻³ और अलोंग जे कैप न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा भाई उस पे 10⁻³ न्यूटन के आसपास अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसके रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं थोड़ी सी और इसी टॉपिक पे आगे की। अब हमारे पास आया था टॉपिक कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है, वो इस तरह से गोल गोल घूम रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर इस पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ F Q V B साइन थीटा, और मान लेता हूं कि थीटा बराबर 90 डिग्री है, हमने V को परपेंडिकुलर रखा है B के, V इज परपेंडिकुलर टू B, अगर थीटा 90 डिग्री है तो F इज इक्वल टू QVB। इतना तो क्लियर था। अब सोचने वाली बात यह है कि पार्टिकल फिर अंदर क्यों नहीं गिर जाता, ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहा है, जब इस पर फोर्स है ही सही तो अंदर गिर जा। तो उसकी वजह से उसका रीजन क्या है, अंदर ना गिरने का रीजन क्या है, क्यों नहीं पार्टिकल अंदर गिर जाता है। तो समझिए उसका रीजन ये है कि अगर फोर्स अंदर लग रहा है तो बाहर भी तो लगेगा ना, वेलोसिटी की वजह से mv² r। तो इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है mv² r, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के रखते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है ये पूरी तरह से अंदर नहीं जाता है, इसके अंदर नहीं गिरता है, सेंटर पे नहीं जाता है। अगर दोनों में से कोई भी एक फोर्स गायब हुआ तो फिर वो चार्ज पार्टिकल जो भी फोर्स गायब होगा उसके दूसरे फोर्स के डायरेक्शन में जाने लग जाएगा। पर फिलहाल समझने की बात यह है कि अगर अंदर की तरफ फोर्स एक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। और हम यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से R, V से V कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा mv/qb। कहने का मतलब क्या है कि अगर चार्ज पार्टिकल गोल गोल पाथ पे घूम रहा है तो उस पाथ का, उसका जो रास्ता है, उस रास्ते का जो रेडियस है वो है mv/qb। मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। अब मैं ऐसे लिख करके टाइम पास नहीं करूंगा कि v बढ़ाएंगे तो r बढ़ेगा, m बढ़ाएंगे तो r बढ़ेगा, q कम कर देंगे तो r बढ़ेगा, b कम कर देंगे तो ठीक है ना, वो सब समझ में आता आपको। मुद्दे की बात क्या है कि वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा qb/r/m, मतलब पार्टिकल जितना हैवी उसकी वेलोसिटी उतनी कम। ये भी ठीक है साहब, और अच्छी बात है, बट हमें ये नहीं करना है। मेरा सवाल ये है कि बताइए इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड बताइए इसका, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं कायदे से देखना चाहूं, मतलब समझूं कि कितना टाइम लगेगा, तो मेरा आंसर होगा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक चक्कर काटने में, क्योंकि इसकी रेडियस मैंने r मानी है, तो 2πr उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और स्पीड, क्योंकि उसका स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है ना वो चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है फॉर श्योर, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो t बराबर 2πr/v हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं t = 2πr/v हो रहा qbr/m। तो देखिए टाइम पीरियड कितना हो गया,
m ऊपर चल जाएगा, r से अंश कैंसिल, है ना, तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी आर, सॉरी क्यू बी, सही। अच्छा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई आर अपॉन क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2 पाई क्यू बी बाई एम, इसका उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो अब समझने वाली बात यह है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले को, तो इसमें ना तो वेलोसिटी है ना रेडियस है ना, ना वेलोसिटी है ना रेडियस है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड उसके चार्ज मास और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, चार्ज मास और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। और कमाल की बात यह है, समझो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल छोटे रास्ते पे घूम रहा है, आर अगर उसका रास्ता है, ठीक है ना, हम इस फॉर्मूले के फोकस करते हैं, और उसकी स्पीड है v। अगर मैंने किसी भी तरीके से उसकी रेडियस को बढ़ा दिया, रेडियस को कैपिटल आर कर दिया, तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, v डैश, और v डैश ग्रेटर देन v। क्यों? क्योंकि देखिए r और v प्रोपोर्शनल है, अगर आप r को बढ़ाओगे तो v बढ़ेगा, और v को बढ़ाओगे तो r बढ़ेगा, r को बढ़ाओ v बढ़ेगा, v को बढ़ाओ r बढ़ेगा। अगर दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं और एक साथ दोनों कम भी हो रहे हैं तो t कांस्टेंट हो जाएगा ना, t कांस्टेंट हो जाएगा, तो t कांस्टेंट ही है किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को अगर मैं 2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं, प्रोटॉन को 2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं, whatever be the radius, whatever be the velocity, that doesn't matter, time period will be the same। टाइम पीरियड कितना भी होगा, अगर छोटे रास्ते पे घूमेगा ना प्रोटॉन, मान लो उसको 1 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड, तो बड़े रास्ते पे घूमने में भी उसको 1 सेकंड ही लगेगा, टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। कितना कमाल का रिलेशन है कि यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज ही नहीं हो रहा है ना, है ना कमाल का। आज जैसे मान लो छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, छोटे पार्ट पे घूम रहा है, उसको 2 सेकंड लग रहा है, तो बड़े सर्कल में घूमने में भी 2 सेकंड ही लगेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने का, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन तो वहां पर ये काम आएगा रिलेशन। ये समझना होगा कि वेलोसिटी बढ़ाने से रेडियस बढ़ जाएगा, और रेडियस को और वेलोसिटी कम करने से रेडियस कम हो जाएगा। टाइम पीरियड जो होता है ना, या जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।